तो दोस्तों कुल मिलाकर इन सारी बातों से आप गेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है। चलिए अब हम बात करते हैं द फैमिली मैन के सीजन 2 के बारे में। पहले सीजन खत्म होने के लगभग 1 वर्ष के बाद का समय सीजन 2 में दिखाया गया है। श्रीकांत तिवारी अभी भी गिल्ट में डूबा हुआ है, पश्चाताप की आग में वो जल रहा है। करीम भट्ट का जो उसने एनकाउंटर किया था, जिसे फेक एनकाउंटर बताया गया है, उस एनकाउंटर के कारण तो वो गिल्ट में डूबा हुआ है ही, पर उसके साथ में ही केमिकल फैक्ट्री में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसे भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स ने गैस लीक बता दिया है और उसका सारा का सारा दोष एक निर्दोष वैभव थिरानी पर उन्होंने डाल दिया है। इन सारे कारणों के रीजंस के कारण वो गिल्ट में डूबा हुआ है, पश्चाताप में डूबा हुआ है। वैसे यहाँ पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने ये दिखाया है कि भाई सरकार, सिक्योरिटी फोर्सेस वो जो गैस लीक हुआ था उसे टेररिस्ट अटैक नहीं बताना चाहती। उनका कहना है कि अगर वो टेररिस्ट अटैक बताएंगे तो उससे उनका नाक कट जाएगा। हालांकि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सीरीज एक तरफ तो ये कहती है कि भाई यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स किसी निर्दोष को भी मार देते हैं तो उसको भी एनकाउंटर बता देते हैं, निर्दोष को मारने के बाद भी उसको टेररिस्ट बताकर एनकाउंटर बता देते हैं। यानी देश में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर टेररिस्ट को मार रहे हैं, ये बताने में सरकार को, सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दूसरी तरफ यही सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहते हैं कि भाई केमिकल फैक्ट्री में अगर हम टेररिस्ट अटैक बता देंगे तो इससे हमारी नाक कट जाएगी। कैसे नाक कट जाएगी? उल्टा वो तो ये बता सकते हैं ना कि भाई इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हमने रोक लिया, टेररिस्ट को मार दिया और जहाँ पर हज़ारों लोगों की जान जा सकती थी उस अटैक को हमने रोक दिया है, इससे नाक कटेगी थोड़ी, नाक तो ऊपर उल्टा ऊंचा उठेगी। पर शायद सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कितने निर्दयी होते हैं, वैभव थिरानी जैसे निर्दोष लोगों को तक वो नहीं छोड़ते, पूरे फैक्ट्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। शायद ये उनको नैरेटिव सेट करना होगा या ये दिखाना होगा कि कैसे ये सिक्योरिटी फोर्सेस फैक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं, निर्दयी होते हैं। तो ठीक है, आपको ये भी अगर दिखाना था तो भी ये कुछ प्रॉपर रीज़न मुझे लगा नहीं इसे टेररिस्ट अटैक नहीं बताने के पीछे का। वैसे दोस्तों द फैमिली मैन के सीजन 2 की कहानी की हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी, क्योंकि जो ट्रेलर उन्होंने रिलीज़ किया था उसमें लगभग सब कुछ उन्होंने बता दिया था, सारी कहानी तो हमारे सामने ही थी। जैसे कि देखिए ट्रेलर से हमें क्या क्या बातें पता चली थी कि भाई श्रीकांत तिवारी ने अभी टास्क छोड़ दिया है, वो एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, वहाँ पर अपने बॉस से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ है लिट्टे जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन और वो तो ISI के साथ में मिलकर भारत में एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले की वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो इतनी बातें तो हमें ट्रेलर से पता चल गई थी। तो इसमें वो आगे क्या दिखा सकते थे, दिखा कर आप ही बताइए। यही दिखाएंगे वो कि भाई श्रीकांत तिवारी अपने कॉर्पोरेट बॉस से परेशान होकर उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से निकल जाता है, टास्क ज्वाइन कर लेता है और लिट्टे और ISI के इस आतंकवादी हमले को वो रोक देता है। इसके अलावा वो क्या दिखा सकते थे, आप मुझे बताइए। तो इतनी कहानी तो हमें ट्रेलर से ही पता थी। तो वैसे भी कहानी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी, इसलिए हमारा इंटरेस्ट तो कहीं पर भी सीरीज़ देखते हुए बनता नहीं है। बस देखना है इसलिए, पूरी करनी थी इसलिए मैंने सीरीज़ को कंप्लीट किया। अब श्रीकांत तिवारी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, गिल्ट में पूरी तरीके से वो डूबा हुआ है। और वैसे यही नहीं, जितने भी और भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है वो यही कहते रहते हैं कि भाई वो गिल्ट में डूबा हुआ ही उनको कुल मिलाकर दिखाया गया है कि भाई हम कुछ बदलाव ला रहे हैं यानी, या हम कुछ डू वी रियली मेक एनी डिफरेंस वगैरह वगैरह ऐसे वो बोलते रहते हैं। तो श्रीकांत तिवारी भी ऐसे ही गिल्ट में डूबा हुआ है और आखिरकार वो अपनी बॉस की और पत्नी की रोज़ रोज़ की झिक से झगड़े से परेशान होकर अपने बॉस को थप्पड़ मारकर टास्क को फिर से ज्वाइन कर लेता है। दूसरी तरफ है लिट्टे जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ है ISI, ये दोनों मिलकर हमला करने वाले हैं, हमें पता ही है। तो सीरीज़ की शुरुआत में ये जो लिट्टे जैसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें तमिल रेबल्स कहा गया है, उनमें 3 मुख्य लोगों को हमें दिखाया गया है। एक है भास्करन, दूसरा है उसका छोटा भाई सुब्बू और तीसरा है दीपन। ये तीनों एक बहुत बड़े हमले की श्रीलंका में तैयारी कर रहे होते हैं। रूपातुंगा नाम के एक पॉलिटिशियन को उनको मारना होता है। तो वहाँ पर सैकड़ों तमिल रेबल आर्मी के लोग हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। वो पूरी तैयारी कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग का समय उनका चल रहा होता है और ये भास्करन सबके साथ में बैठकर अभी खाना खाने वाला है, ऐसा दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर श्रीलंकन आर्मी अटैक कर देती है और कई सारे लोग वहाँ पर तमिल आर्मी के मारे जाते हैं। केवल ये तीनों, भास्करन, उसका छोटा भाई सुब्बू और दीपन, ये तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं भारत में। इसके बाद कुछ वर्षों के बाद का समय हमें दिखाया है, अभी करंट का, वर्तमान का, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सुब्बू भारत में है, दूसरी तरफ जो भास्करन और दीपन है वे लंदन में है और उनका ऐसा कहना है कि फ्रांस और यूके, उनकी जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है तमिल एलम की, उसका समर्थन करने के लिए फ्रांस और यूके तैयार है। और दूसरी तरफ जो सुब्बू भारत में है, वो यहाँ के जो भारत के पॉलिटिशियंस हैं उनका
समर्थन इकट्ठा करने में वो यहाँ पर भारत में लगा हुआ है। अब दोस्तों इसी समय श्रीलंका को पता चल जाता है कि सुब्बू भारत में है। फिर वो भारत के पीएम बसु के साथ में कांटेक्ट करके सुब्बू को वापस देने की मांग करते हैं, पर इसके बदले पीएम बसु श्रीलंका में जो पोर्ट कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसे चाइना के बदले भारत को देने की वो मांग करती है। पर तभी आईएसआई सुब्बू को बम से उड़ा देता है। इधर भास्करन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे लगता है कि भारत सरकार ने सुब्बू को मार दिया है, पीएम बसु इसके पीछे मुख्य कारण है, ऐसा उसका मानना होता है। इस कारण से तमिलनाडु में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन होने लग जाते हैं कि भाई सुब्बू की हत्या कैसे हो गई। पर तभी ये सारी जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहे हैं, भास्करन बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ऐसी सारी परिस्थिति के बीच में पीएम बसु, भारत के पीएम बसु ये तय करती कि भाई लंकन पीएम रूपातुंगा के साथ में, जिसे वो मारना चाहता था भास्करन, उस लंकन पीएम रूपातुंगा के साथ में वो चेन्नई में, तमिलनाडु में चेन्नई में ही वो मीटिंग करेंगी, ये वो अनाउंस कर देती है। यानी एक प्रकार से वो जख्मों पर नमक छिड़क रही है पीएम बसु, ये दिखाया गया है। इसके बाद में भास्करन बदला लेने के लिए भारत पर एक बहुत बड़ा हमला करने का निर्णय लेता है और इसमें वो आईएसआई की मदद लेता है। हालांकि दोस्तों तमिल रेबेल आर्मी के द्वारा भारत पर ये अटैक होना, इस अटैक को सीरीज में कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया गया। सबसे पहली बात तो ये जो तमिल रेबेल है या ये जो लिट्टी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी मूल लड़ाई श्रीलंका के साथ में है, भारत के साथ में नहीं है। दूसरी बात, सीरीज की शुरुआत में ही जो एक सीन है जहाँ पर भास्करन, सुब्बू और दीपन ये जिस तमिल रेबेल आर्मी के बेस पर होते हैं, वहां पर श्रीलंकन आर्मी अटैक करती है और सैकड़ों तमिल रेबेल आर्मी के सोल्जर्स को वो मार देते हैं। तो भास्करन जो थोड़ी देर पहले उनके साथ में बैठकर खाना खाने वाला था, जो ये कहता है कि मैं तमिल लोगों के हक के लिए लड़ रहा हूं, वो उसके बाद वर्षों तक लंदन में रहता है। उसकी आंखों के सामने सैकड़ों तमिल रेबेल आर्मी के सोल्जर्स को मार दिया गया था, पर वो एक बार भी ऐसा नहीं सोचता कि भाई मुझे श्रीलंका पर हमला करना है, श्रीलंका पर अटैक करना है और वहां पर अटैक करके मैं रूपातुंगा को मारूंगा, ऐसा एक बार भी वो नहीं सोचता। आराम से वो वर्षों तक लंदन में रहता है। पर जब सुब्बू की हत्या होती है, उसे मारा जाता है, तब वो तुरंत ये निर्णय लेता है कि भाई मुझे भारत पर अटैक करना है। यानी एक तरीके से ऐसे लगता है जैसे भास्करन को अपने तमिल लोगों से भी ज़्यादा अपने परिवार की ज़्यादा चिंता है। और जो रीज़न उन्होंने दिया है कि भाई भास्करन जो लिट्टे जैसा ऑर्गेनाइजेशन है उससे दूर हो जाता है, दीपन को सारे के सारे वो अधिकार दे देता है, ये बात उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती, क्योंकि वो जो करने वाला था उसका सारा का सारा आरोप, आखिर भरी वो अलग ही क्यों ना हो गया हो, पर उसका सारा का सारा आरोप उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर ही लगने वाला था, तो वो उतना कन्विंसिंग नहीं लगता उसका अलग हो जाना। इसके अलावा एक और बात जो इलॉजिकल लगती है वो ये कि भास्करन के मन में एक बार भी ऐसा नहीं आता भाई उसके भाई की हत्या के पीछे कोई और हो सकता है, भारत सरकार नहीं हो सकती, आईएसआई हो सकता है जो अचानक से मेरे पास में आ गए हैं, एक बार भी उसके मन में ऐसा नहीं आता। और इस सीरीज़ की सबसे ज़्यादा इलॉजिकल बात तो ये है कि हमारी पूरी की पूरी हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, एनआईए वगैरह या हमारी भारत सरकार, इनमें से कोई भी भास्करन के साथ कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं करता, उसको ये बताने का प्रयास नहीं करता कि भाई इसके पीछे हम नहीं हैं, आईएसआई है। यानी देखो चेल्लम भास्करन के साथ कांटेक्ट करता है, उसको दिखाया कि भाई चेल्लम बड़ी आसानी से उसके साथ कांटेक्ट कर सकता है, तो भाई उसके थ्रू एक मैसेज भिजवा देते भाई इसके पीछे भारत सरकार नहीं है, आईएसआई है जो तुम्हारा बस यूज़ कर रही है। पर ये बात सबसे ज़्यादा इलॉजिकल लगती है। बाकी दोस्तों कोई अगर लिट्टे के बारे में जानकारी लेने की दृष्टि से इस सीरीज़ को देखने की सोच रहा है तो ऐसा गलती से भी मत करना। मतलब ठीक है आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, पर इतिहास जानने की दृष्टि से इसे बिल्कुल भी मत देखना। बाकी दोस्तों जहाँ तक बात है लिट्टे की, तो मुझे नहीं लगता कि उसका सही इतिहास कभी भी हमारे सामने आ पाएगा, क्योंकि लिट्टे की ये जो पूरी अलगाववादी मूवमेंट थी उसका हर किसी ने अपने अपने तरीके से यूज़ किया है अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो अलग अलग संगठन हो, अलग अलग पत्रकार हो, अलग अलग बुद्धिजीवी हो, पॉलिटिशियंस हो, सब ने अपने अपने तरीके से इस इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। आप जितना इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ने जाएंगे ना, हर जगह पर अलग अलग आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, हर जगह पर अलग अलग इतिहास आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कोई ये कहता है कि ये जो पूरी लिट्टे की अलगाववादी मूवमेंट थी शुरुआत में तो तमिल हिंदुओं के हक के लिए शुरू हुई थी, पर बाद में इसे मिसगाइड किया गया मिशनरीज़ के द्वारा। कोई ये भी कहता है कि भाई प्रभाकरन ने बाद में वो कन्वर्जन कर लिया था, उसके बेटे का नाम चार्ल्स एंथनी था। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रभाकरन ने अपने एक मित्र की याद में अपने बेटे का नाम चार्ल्स एंथनी रखा था और वो आखिर तक तमिल हिंदुओं के हक के लिए ही लड़ रहा था। तो अगर ऑफिशियली हम पढ़ने के लिए जाए प्रभाकरन के बारे में तो ये पढ़ने को मिलता है कि प्रभाकरन मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित था, यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और वो किसी भी रिलीजन के लिए नहीं लड़ रहा था, रिलीजन के लिए पूरी मूवमेंट नहीं थी। ये ऑफिशियली हमें उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो हर किसी ने आज भी अगर हम देखें तो भारत में लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन इसे बैन किया गया है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा इसे बताकर इसे बैन किया गया है। तो आज भी जो देश विरोधी हमारी जो ताकतें हैं भारत के अंदर की या बाहर की देश विरोधी ताकतें, वे अपने अपने तरीके से
इसका यूज़ कर रहे हैं गलत इतिहास बताकर या गलत तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हाँ, इसके बारे में सही इतिहास मुझे नहीं लगता कि कभी भी हमारे सामने आ पाएगा। चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। श्रीकांत के परिवार के बारे में अब हम बात करते हैं। श्रीकांत की जो पत्नी है वो अभी भी गिल्ट में है। अभी भी वो समझ नहीं पा रही कि मैं अपने पति को बताऊँ या नहीं बताऊँ कि लोनावाला में क्या हुआ था या नहीं हुआ था, और इसी कारण से वो अपने पति के साथ में झगड़ा करती रहती है। पर इस बार ये जो झगड़ा उन्होंने दिखाया है ना, वो सच में इरिटेट करता है हमें। मतलब पति देश की सेवा कर रहा है और फिर भी वो इस प्रकार से जो सवाल जो पूछती है ना, जैसे कि उसकी बेटी जब किडनैप किया जाता है श्रीकांत की बेटी को, तो वो कहती है कि शी इज़ पेइंग फॉर योर डीड्स, वो तुम्हारे कर्मों का फल भुगत रही। कौन से कर्म? मतलब देश की सेवा करना जैसे कोई बहुत बड़ा कुकर्म हो, ऐसे वो बात कर रही हो। सच में उसका झगड़ना इरिटेट करता है, और क्या सोचकर उन्होंने ये डायलॉग्स लिखे हैं सच में समझ में नहीं आता। श्रीकांत की बेटी की हम बात करें तो धृति, उसे सलमान नाम का एक लड़का कल्याण बनकर अपने प्यार के जाल में फंसा रहा होता है साजिद के कहने पर, जो ऐसा एक आतंकवादी है उसके कहने पर सलमान ऐसा कर रहा होता है ताकि बाद में श्रीकांत को फंसाया जा सके। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके माध्यम से सीरीज़ के मेकर्स ने लव जिहाद की समस्या को दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि लव जिहाद की जो समस्या है वो इससे बहुत बड़ी और भयानक है। हर वर्ष हम सैकड़ों ऐसी घटनाएं देखते हैं। हाल ही के समय में आई हुई हमने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी है, कोई छोटी मोटी नहीं, नेशनल लेवल के शूटर तक फंसे हुए हमने इसमें देखा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस सीरीज़ की हम बात करें तो यहाँ पर तो देखिए, जो सलमान का कैरेक्टर है जो ISI के लिए काम कर रहा है, उसके प्रति उल्टा हमारे मन में सिंपैथी पैदा करने का प्रयास किया है। ये कहा है कि सलमान के परिवार पर भारत में बहुत अत्याचार हुआ था और उस अत्याचार के कारण वो ऐसा कर रहा है, और सलमान को बहुत ही मासूम और कोमल हृदय का दिखाया है। वो सच में धृति से प्रेम करता है, निर्मल मन का है, बस उसके परिवार पर अत्याचार हुआ था, इस कारण से वो साजिद की बातों में आ गया है, इस कारण से उसे ऐसा करना पड़ रहा है, ये दिखाया है। हालांकि हमारे भारत के फिल्म मेकर्स कब तक इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे कि भाई किसी अत्याचार के कारण लोग आतंकवादी बनते हैं, ये सच में मुझे समझ में नहीं आता। मतलब भाई, कम से कम जो आतंकवादी है वो किसी आतंकवादी हमले के पहले वीडियो बनाकर जो बातें कहते हैं वो तो कम से कम सुन लो कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब हम गोमूत्र पीने वालों को मारने के लिए आतंकवादी हमला कर रहे हैं या जो भी वो कहते हैं, या भारत को वो जो कन्वर्ट करना चाहते हैं, कम से कम उनको सुन तो लो कि वो क्या कहते हैं। कब तक इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे कि भाई अत्याचार होने के कारण लोग आतंकवादी बनते हैं? ये जस्टिफाई करना बंद करो ना इन आतंकवाद को। कुल मिलाकर सलमान को एक मासूम किडनैपर दिखाया है, और वो जो किडनैपिंग वाला पार्ट था ना, वो सच में उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। मतलब गली के जो सड़क छाप गुंडे होते हैं ना, वो भी इस प्रकार की किडनैपिंग नहीं करते यार, वो भी इससे ज़्यादा प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उनके पास भी ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया था उस किडनैपिंग के सीन का, और ऊपर से किडनैपर के प्रति हमारे मन में सिंपैथी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने वो जो बताया ना आपको, वो हॉलीडे वाला सीन अक्षय कुमार का, वो आप देखिए, वहाँ पर अक्षय कुमार को डराने के लिए जब उन्हें वीडियो बनाना होता है तो वो कैसे वीडियो बनाते हैं, और यहाँ पर तो किडनैपिंग के सीन को बस उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। इससे भी लॉजिकल तो ये लगता है कि श्रीकांत तिवारी सीरीज में ये कहता है कि मुझे तो पता ही था कि मेरे काम की वजह से मेरे परिवार पर कभी ना कभी हमला होगा ही। पर दूसरी तरफ जब उसकी पत्नी रात को उसे फ़ोन करती है, वो देखता है पर फिर भी देखकर भी फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद में शुचि अरविंद को फ़ोन करती है, उसे घर पर बुलाती है, और फिर अरविंद श्रीकांत को फ़ोन करता है, तब वो फ़ोन उठाता है। वाह। और दोस्तों, ये सारी बातें तो कुछ भी नहीं है। इस सीरीज की सबसे इलॉजिकल, सबसे प्रॉब्लमेटिक बात तो ये है कि इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का लिटरली मजाक बनाकर रख दिया है। इतना कमज़ोर, इतना स्टूपिड, इतना डम हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने आज तक किसी फिल्म या सीरीज़ में नहीं देखा। और इसकी एक बात नहीं, कई सारे ऐसे सीन्स हैं। अब जैसे कि देखिए, उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये एक एयर स्ट्राइक होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुरंत ये पता चलती ही उन्हें जहाँ से भी प्लेन उड़ान भर सकता है उन सारी जगहों को सील कर देना चाहिए था। चेन्नई के आसपास की जितनी भी फ्लाइंग स्कूल वगैरह जो भी है, उन्हें तुरंत उन्हें एक पूरी बड़ी टीम के साथ में सर्च करना चाहिए था। पर काफ़ी देर लगा देते हैं, और जब जाते भी एक फ्लाइंग स्कूल, उस फ्लाइंग स्कूल को चेक करने के लिए, तो 2 लोग जाते हैं, और वो 2 लोग भी वो है जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। क्योंकि श्रीकांत तो उस समय अपनी बेटी को किडनैपिंग हो चुकी है, वहाँ घर पर गया हुआ है। तो जाते हैं वहाँ पर चेक करने के लिए 2 लोग, और फिर वारंट लाने के लिए गाड़ी को वापस भेज देते हैं, और फिर आराम से ये जैसे किसी बगीचे में टहलने के लिए गए हो, वहाँ पर ये दोनों आराम से बैठे हैं, शाम तक, रात तक बैठे हुए हैं। और इस बीच में वो किसी को फ़ोन तक नहीं करते कि भाई ऐसे ऐसे हमें संशय आया है, यहाँ का जो मैनेजर है वो श्रीलंकन तमिल एक्सेंट में बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीलंकन तमिल एक्सेंट की बात है तो तुरंत पूरी की पूरी टीम को यहाँ पर भेज दो। एक कॉल तक वो नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, मतलब कुछ भी। और इसके बाद जब दूसरे दिन पूरी की पूरी टीम वहाँ पर उस फ्लाइंग स्कूल में जाती है,
तो ऑब्वियसली वहाँ से वो सारे के सारे चले गए थे, वो प्लेन भी वहाँ पर नहीं था। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि प्लेन जाएगा कहाँ से, उड़ान तो उसने भरी नहीं है, तो उसे डिसमेंटल करके किसी ट्रक में ही वो लेकर के गए होंगे। इतनी सी बात भी इनको समझ में नहीं आती कि सारे के सारे चेक पोस्ट पर वो मैसेज भेज दे। बाद में श्रीकांत तिवारी कहता है उसको, वो पता नहीं चेल्लम के साथ बात करता है, फिर वो किसी फार्म के बारे में बताते हैं और फिर ट्रक में ले गए होंगे, शायद ऐसा उनको पता चलता है। भाई कॉमन सेंस की बात है ना, ट्रक में ही लेकर के गए होंगे, प्लेन को किसी ज़मीन में तो गाड़ नहीं दिया उन्होंने वहाँ पर। और चलो उनको ये नहीं समझ में आया कि ट्रक में लेकर के गए होंगे, पर कम से कम चेन्नई के आसपास की जितनी भी खुली जगह है जहाँ से प्लेन उड़ान भर सकता है, क्या उन जगहों को सील भी नहीं कर सकते थे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस? उसके लिए चेल्लम की किसी की क्या 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 ज़रूरत है मतलब? और जब वो उस चेल्लम के द्वारा उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती भी है, उस फार्म पर वो जाते भी है, तो बस 2-3 गाड़ियाँ लेकर के चले जाते हैं, जैसे कि किसी बगीचे में टहलने के लिए चले गए हो। क्या लगा कर रखा है यार, मतलब क्या था वो? और ये केवल इसी सीज़न की बात नहीं है, पिछले सीज़न में भी देख लीजिए, पता था उन्हें उस केमिकल फैक्ट्री में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहाँ का जो वैभव थेरानी के बारे में उन्हें पता चल गया था। 2 लोगों को भेजते हैं, वो 2 लोग भी आराम से बस ऐसे घूम फिर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर रास्ते में पता चलता है कि हाँ वाटर टैंकर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो चलो वापस चलते हैं। अरे भाई वापस जा रहे हो तो कम से कम अपनी टीम को फ़ोन करो, पूरी की पूरी टीम को तुरंत आने के लिए कहो। क्या था यार, मतलब कुछ भी सच में। चलो ठीक है, आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को स्टूपिड दिखाना है, बेवकूफ़ दिखाना है, वो बिल्कुल उन्हें कुछ समझ ही नहीं है ये ऐसा दिखाने, तो कुछ प्रॉपर कहानी तो लिखो ना, कि जो कन्विंस तो कर सको दर्शकों को। हमें कन्विंस तो करो कम से कम कि आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को कमज़ोर दिखाना है भारत की, तो ठीक है हमें कन्विंस तो करो कम से कम, प्रॉपर तरीके से लिखो तो सही उन कैरेक्टर्स को। बाकी दोस्तों परफॉर्मेंसेस के बारे में तो कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्वियसली वो बढ़िया ही होंगे। मनोज वाजपेयी है, शरीफ हाशमी है, समंता किन्नी है, वो कुछ ख़राब परफॉर्मेंसेस तो देंगे नहीं, ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस अच्छे ही थे। कुल मिलाकर सीरीज़ ने मुझे इरिटेट किया, अंदर से परेशान किया। मैं बस वेट कर रहा था कि कब ये सीरीज़ ख़त्म होती है। मैं द फैमिली मैन के सीज़न 2 को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। जिन्हें पसंद आई है मैं खुश हूँ, आप देखिए, बिल्कुल जिन्हें पसंद आई आ सकती है। मुझे नहीं आई पसंद, पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, ढेर सारी गालियाँ वगैरह है सीरीज़ में, तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।